दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव खेरा जी की बुक जीत आपकी से चैप्टर 6 का पार्ट 3 आत्मसम्मान। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके। अपनी कमियों को खूबियों में बदलें। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ियों में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वे मायूसियों और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक बीथोवन भी थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वाले एक थे मिल्टन। उनकी अक्षमता क्या थी? वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से एक थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, विल्मा डोल्फर की कहानी। विल्मा डोल्फर का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी। लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। और टेम्पल ने कहा तुम्हारी इस इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता के साथ ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटल बदली। जब विल्मा की दौड़ने की बारी आई तब उसके हाथ से बैटल ही छूट गई। लेकिन विल्मा ने देख लिया था कि दूसरी ओर पर जुत्ता हेन तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बैटल उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाइयां नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ें तो क्या हमारा भी हौसला नहीं बढ़ेगा? समझ भरी नासमझी सीखें। शिक्षा में सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हेनरी फोर्ड कहते थे, मैं बहुत से ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूल शिक्षा ज्यादा नहीं पाई थी। वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वे स्कूल गए ही नहीं थे। उन्हें इतनी समझ तो थी कि V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफी मूल्यवान होगा, पर वह यह नहीं जानते थे उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने कंपनी के सारे ऊंची तालीम वाले लोगों को V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड V8 बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने लोगों से फिर पूछा कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया है। लोगों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। V8 इंजन बनना असंभव है। कुछ महीनों के बाद फोर्ड ने अपने लोगों से फिर कहा कि मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बनाकर ले आए। यह कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। शिक्षा हमें जहां एक ओर यह बताती है कि क्या किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कई बार झूठी सीमाओं में बांधती भी है। भौरा, हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का शरीर काफी भारी है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफी कम होता है। उड़ान के नियमों के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात की खबर ही नहीं है कि वह उड़ता रहता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर बड़ी हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं में बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई हैं। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। उन लोगों के लिए कुछ करें जो बदले में हमको कुछ भी नहीं दे सकते। विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मेनिंजर से एक बार पूछा गया कि आप उस इंसान को क्या सलाह देंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर ऐसे इंसान को किसी पेशेवर डॉक्टर की सलाह लेने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने यह जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कार्ल ने कहा, मैं ऐसे इंसान को यह सलाह दूंगा कि वह शहर से दूसरे हिस्से में जाकर किसी जरूरतमंद की मदद करे। ऐसा करने से हम अपने दायरे से बाहर निकल आते हैं। कई बार हम अपने रास्ते की रुकावट खुद बन जाते हैं। क्या यह बात सही नहीं है? सोशल वर्कर बनिए, इससे हमारा महत्व खुद की नजरों में बढ़ जाता है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसी ही मदद करें। यह हमको संतोष की भावना देगा। बदले में बिना कुछ पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी जरूरत होती है। तारीफ लेना और देना सीखें। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। याद रखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई, ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हो तो उसे शिष्ट और नम्रता से 2 शब्द आपका धन्यवाद कहते हुए स्वागत करें। यह विनम्रता की निशानी है। जिम्मेदारी कबूल करें। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजी से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह ना बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसके टीचर यह विषय पसंद नहीं आया। सबसे ज्यादा नुकसान वह किसे पहुंचाता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बहानेबाजियां समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती हैं। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधों को लगातार मिट्टी के कटाव को रोककर और कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। हमें इसी धरती पर रहना है। हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सके। हमें हर दिन कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ कर सकेंगी। अगर आदमी की कीमत औसतन 75 साल हो और अभी 40 के हो तो हमको अभी भी 365/35 दिन जीना है। इट मीन्स 365 × 35 दिन जीना है। अपने आप से यह सवाल पूछें कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या यह सच नहीं है? अनुशासन का पालन करें। अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वे मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यापार, सेहत और रिश्तों पर भी असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई हैं। अपने लक्ष्य तय करें। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि। इससे जिंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच्ची खुशी देती है और यही सच्चे अर्थों में स्वाभिमान है। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे या बेबुनियाद होते हैं वे कामयाबी में नहीं बदले जा सकते, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से नाता जोड़ें। जॉर्ज वॉशिंगटन कहते थे, अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले रहें। दोस्ती की परख। हम लोग साथियों के दबाव में आकर बुरा असर अपना लेते हैं। लोग कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? याद रखें कि अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को दुख और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहें। अगर मैं अपने किसी दोस्त को कभी बेहद शराब पिए हुए देखूं तो मैं उसे गाड़ी चलाने से रोकूंगा। मैं दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कहते हैं बड़ा मजा आया, मगर वे यह नहीं समझ पाते कि उनका यही मजा उनकी जिंदगी को मजाक बना देता है। साथियों के दबाव में जो चीजें शुरू होती हैं वास्तव में उनसे दोस्ती की परख होती है।
जब हम मुश्किल में होंगे तब वे कहाँ होंगे, वे हमारी मदद कहाँ तक करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं है तो कल वे हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लाएंगे। ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है, उसमें साहस और चरित्र की कमी है। लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ देते रहना सुविधाजनक होता है, इससे हमारे साथी खुश रहते हैं और मजाक बनाए जाने का डर नहीं रहता। मगर यहीं पर ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग एक सीमा रेखा खींच लेते हैं। यहीं पर बड़े और छोटे का फर्क पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूली बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा इसलिए बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। वो जवाब देने की पहल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। कारखानों के कर्मचारी अपने साथियों को खुश करने के लिए जानबूझकर अपना उत्पादन कम रखते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते। थोड़ी सी ढील चलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ढील चलती है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा। सवाल यह है कि क्या थोड़ा बहुत धोखा देना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है? क्या नशीली दवाओं का थोड़ा बहुत सेवन करना ठीक है? क्या थोड़ी बहुत चोरी करना ठीक है? कुछ लोग बार बार दलीलें देते हैं कि मैं जब चाहूँ तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूँ। वे यह महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज्यादा ताकतवर होते हैं। बाहरी असर से नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करें। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुशमिजाजी के साथ सोकर उठे और मुझे फोन करके कहे कि तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफी अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व होता है। मैं जानता हूँ कि ये बातें ईमानदारी से कह रहा है। ये सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत अच्छा। मगर अगले दिन जब वह झुंझुलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फोन करके कहता है तुम दुष्ट, जालसाज और मक्कार हो, तुम शहर में सबसे बड़े धोखेबाज हो, यह सुनकर मुझे कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत ही बुरा। जब उसने पहले दिन कहा तुम सबसे अच्छे आदमी हो, मैंने अच्छा महसूस किया। अगले दिन जब उसने मुझे दुष्ट कहा तो मैंने बहुत बुरा महसूस किया। मेरी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वह इंसान। क्या मैं अपना जीवन ऐसे गुजारना चाहता हूँ? हरगिज नहीं। यह हुई बाहरी दबावों से चलने की बात। मैं अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला बनना चाहता हूँ। जब उसने मुझे फोन किया और मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति कहा तो सुनने में तो यह बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन अगर वह मेरी तारीफ में ये बातें ना भी कहता तो भी मैं अपनी नजरों में एक अच्छा इंसान ही हूँ। और अगले दिन जब उसने मेरी बुराई की तो उसके शब्द मुझे भले ही बुरे लगे, पर वे मुझ में छोटेपन का एहसास नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि अपनी नजरों में अब भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जब लोग ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे नाराज करते हो तो यह कंट्रोल बाहरी है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे नाराज हूँ तो यह कंट्रोल अंदरूनी है। एलिनोर रूजवेल्ट कहते हैं कोई भी आपकी इजाजत के बगैर आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। एक कहानी है कि प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियां दी। उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उस बात को तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते थक नहीं गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा अगर किसी की दी हुई चीज ना ली जाए तो वह चीज किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया कि चीज देने वाले के पास ही रह जाएगी। महात्मा ने कहा मैं तुम्हारी इन देन को लेने से इनकार करता हूँ, और वह आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चल दिए। उस महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था। जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे तब तक हमारे दुख बने रहेंगे और हम खुद को लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास को व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं देंगे तब तक हमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं परेशान क्यों हूँ? मैं गुस्सा क्यों हूँ? मैं निराश क्यों हूँ? तब हमें इन पर काबू पाने के उपाय सूझने लगेंगे। खुशी सकारात्मक स्वाभिमान का नतीजा है। अगर हम लोगों से पूछें कि उन्हें किन बातों से खुशी मिलती है तो हमको बहुत किस्म के जवाब मिलेंगे। इनमें से ज्यादातर लोग धन दौलत, ऐशो आराम की चीजों के नाम बताएंगे, लेकिन असली खुशी उन चीजों को पाने में नहीं, खुशी बनने में है, ना कि पाने में। जीवन में किसी के पास भी सब कुछ होने पर भी या जरूरी नहीं कि वह खुश हो। इसकी उल्टी बात भी इतनी ही सच है। अंदरूनी खुशी होती है। खुशी तो एक तितली की तरह है जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं उतना ही आगे बढ़ती जाती है और हमारे हाथ नहीं आती। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाएं तो यह हमारे कंधे पर खुद ब खुद आकर बैठ जाएगी। खुशी लाने वाली दिमागी सोच बनाएं। कुंठा भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। यह कुछ काम करने की हमारी क्षमता को अपाहिज कर देती है। अपने पैमाने खुद बनाएं, खुद के प्रति ईमानदार रहें, खुद से ही मुकाबला करें, नीचे लिखी बातों को अपनाएं। हर आदमी और हर हालात में अच्छाई ढूंढें, खुश रहने का फैसला करें, अपने पैमाने समझदारी से तय करें, गलत आलोचना से परेशान ना होकर क्षमता बढ़ाएं, छोटी से छोटी चीज में भी खुशी तलाशना सीखें। याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव तो जीवन का नियम है। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें, खुद को रचनात्मक कामों में लगाएं, खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें, चीजों पर काबू पाना सीखें, चिंतित ना रहें।
खुद को और दूसरों को माफ करना सीखे, ना तो अपराध बोध के शिकार हो और ना ही किसी के लिए मन में मैल रखें। खुद को सही आत्म सुझाव दें, खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाएं। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारी सोच के तरीकों को बदलता है और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इस तरह आत्म सुझाव हमारे सोच के तरीकों को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरह से यह आत्मविश्वास जगाने वाली भविष्यवाणी का रूप ले लेती है। इस तरह के आत्म सुझावों के कुछ उदाहरण ये हैं: मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं हिसाब में अच्छा हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। हमारा कोई गुण हद से ज्यादा बढ़ने पर कमजोरी में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर सेल्स के पेशे में अच्छी तरह से बात करना एक हुनर है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अच्छी बोलचाल वाले सेल्समैन ज्यादा सफल होने लगते हैं और फिर इसी हुनर को हद से ज्यादा इस्तेमाल करने पर असफल भी होने लगते हैं। उनकी खूबी उन्हें कामयाबी के पास ले जाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर कमजोरी बन जाती है और वे नाकामयाब होने लगते हैं। सुनना भी एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर ज्यादा सुनना और ना बोलना उसे कमजोरी बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गुस्सा एक कमजोरी है, इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है? इसका नमूना एक महिला ने मैड बनाकर पेश किया। मैड का मतलब है मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग नाम की संस्था। एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था। वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने यह समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त न करने का फैसला किया। उसने समूचे अमेरिका में शराब पीकर ड्राइविंग करने के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आज वह महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और वे जरूरी कानूनों में बदलाव लाने में भी सफल हो रहे हैं। यह गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को एक सकारात्मक सोच के जरिए ताकत में बदलने का उदाहरण है। उस महिला ने अपने गुस्से को मजबूत इरादे में बदल डाला। धीरज रखें। ब्रियान एंड्रियस कहते थे, धीरज में आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी वाला नजरिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। अक्सर हम लोग कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीजों को एक बार देखने, सुनने और करने से कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नजर ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। चीन में बांस का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का भी कोई निशान नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल यह उठता है कि बांस का यह पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे, जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नजर ही नहीं आ रहे थे। यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वह बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं। अगर 4 साल तक देखरेख ना की जाती तो बांस का वह पौधा मर जाता। हमें कुदरत से भी सीखने की जरूरत है और यह सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ काम करते रहें। अगर नतीजा नजर ना भी आए तब भी उसका असर जरूर होता है। चेतावनी, धीरज और आलस में फर्क होता है। कभी कभी एक बेहद आलसी इंसान खुद को धैर्यवान समझ सकता है। अपनी सारी मजबूरियों और कमजोरियों की लिस्ट बनाएं। कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी शक्तियां पहचानेंगे ही नहीं तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे? हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज्यादा ध्यान इस बात पर दें कि हम क्या करना और बनना चाहते हैं। एक पेन और पेपर लें और उसमें एक तरफ अपनी 5 ताकतें लिखें कि आपकी 5 स्ट्रेंथ क्या है, और उसी के बगल में 5 कमजोरियां लिखें कि आपकी 5 वीकनेसेस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ नीचे लिखे अब्राहम लिंकन के लफ्जों से ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ऐ दुनिया, आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। ऐ दुनिया, मेरे बच्चे का हाथ थाम लो, आज इसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर चीज नई और अजनबी होगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ नरमी से पेश आएं। आप तो जानते ही हैं कि इसका संसार अब तक घर तक ही सीमित था। इसने अपनी 4 दीवारी के बाहर कभी झांका नहीं था। यह अब तक घर का राजा रहा है। अब तक इसकी चोट पर मरहम लगाने और इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था, लेकिन अब बात दूसरी होगी। आज सुबह यह सीढ़ियों से उतरकर अपना नन्हा हाथ उत्साह के साथ हिलाएगा और अपनी बड़ी साहसिक यात्रा शुरू करेगा, जिसमें शायद संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा और निराशा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए ऐ दुनिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वे सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं जरूर, मगर हो सके तो प्यार से। मैं जानता हूँ कि इसे एक दिन यह समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी स्त्री पुरुष सच्चे नहीं होते। इसे यह भी सिखाएं कि संसार में हर धूर्त के लिए एक अच्छा इंसान भी है।
जहाँ एक दुश्मन है तो वहाँ एक दोस्त भी है। इसे शुरू में ही यह सीखने में मदद करें कि बुरे और धौंस जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे आसान है। इसे किताबों की खूबियों के बारे में बताएं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कुदरत के छिपे सौंदर्य जैसे आसमान में उड़ते पक्षी, गुनगुन करते भौरे और हरी भरी वादियों में खिले फूलों को करीब से देखने और जानने के लिए इसे पूरा समय दें। इसे यह भी सिखाएं कि बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पर विश्वास रखना सिखाएं जब सब कह रहे हो कि वह गलत है। मेरे बच्चे को वह शांति दें जिससे वह भीड़ का हिस्सा ना बनकर भेड़ चाल ना चले जबकि सारा संसार चल रहा हो। इसे यह तो सिखाएं कि वह दूसरों की बात सुने लेकिन हर बात सच्चाई के तराजू पर परखे और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाए। अपनी अंतरात्मा का आवाज को सोने चांदी के सिक्कों से ना तौले। इसे यह सिखाएं कि वह लोगों के कहने में ना आए और अगर वह अपनी सोच में खुद को सही पाता है तो अपने सही इरादों पर डटा रहे और संघर्ष करे। इसे नरमी से सिखाएं लेकिन ए दुनिया इसे बिगाड़े मत और कमजोर ना बनाए, क्योंकि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है, मगर ए दुनिया फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। आखिरकार वह एक प्यारा बेटा है। अब्राहम लिंकन। दोस्तों ये था चैप्टर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।